हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पे। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपको हम 100% इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि जो आपका 70 नंबर है ना, इस बोर्ड में 70 में 70 दिलाने की गारंटी मेरी है। वीडियो को लाइक करें, जी हाँ वीडियो को लाइक करें और चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आज का वीडियो लाइक टारगेट केवल 1000 है और आशा करते हैं कि वीडियो लाइक टारगेट जरूर करवा देंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर दें। अब आखिरकार आप कहेंगे सर हम आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें, लाइक क्यों करें 1000 और अपने दोस्तों के साथ शेयर क्यों करें? क्योंकि इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल, जी हाँ इस पे टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? SKM स्टडी, हमारा टेलीग्राम चैनल है SKM स्टडी, वहाँ से इसका PDF आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जी हाँ जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। इसका PDF जाके डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप गूगल पे इसका PDF डाउनलोड करने के लिए नोट्स आप सर्च कर सकते हैं SKM स्टडी क्लासेस, SKM स्टडी क्लासेस.com। गूगल पे आप सर्च कीजिए, वहाँ से भी आप इसके PDF नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे, वो भी फ्री में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 1 से लेके 4 तक। जी हाँ अध्याय 1 से लेके 4 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। किसको देखेंगे? हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय यहाँ पे प्रश्न बताया हुआ है मैंने। कौन सा देखेंगे? अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे अध्याय 1 से लेके 4 तक। अध्याय 1 से लेके 4 तक, जी हाँ आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न एक अंक एक अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं और आपके कम से कम 7 से 8 अंक आपके पूछ ले जाते हैं। तो 8 अंक आपका ऐसे ही बोर्ड में प्यारे बच्चों पूछ लिया जाता है। तो 1 अंक आपका ये अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। कम से कम प्रश्न 8 आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कम से कम 8 बहुत होते हैं, हाँ बहुत होते हैं। तो 8 अंक आपका ऐसे ही मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पे पूरा मैंने कितने 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए, पूरा 1 से लेके 4 तक लिया है मैंने। 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने लिया है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है? पहला प्रश्न है, आप यहाँ पे देखिएगा, पहला प्रश्न है अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं? अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं? एक का उदाहरण सही समझाइए। और ये वर्ष 2020 में प्रश्न पूछा गया है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है हम केवल उसी को आप तक पहुंचाएंगे, आप तक डिलीवर करेंगे। वही प्रश्न पढ़िए जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनिषेक जनन का बिना निषेचन के अर्थात अनिषेचित बीजांड द्वारा, बिना निषेचन के, ये निषेचन क्या होता है? ये निषेचन क्या होता है? यानी कि जो नर होता है, नर का युग्मक में यानी कि परागकण क्या होता है? परागकण, नर युग्मक। और नर में अगर मानव है तो युग्मक है, अगर कोई पौधा है तो क्या है? परागकण। और मादा क्या है? वो हो गया मादा। अगर कोई मादा मनुष्य में है तो उसका क्या हो जाएगा? अंडाणु। क्या हो जाएगा? अंडाणु। अगर यही कोई फूल या फिर पुष्प में है तो इसमें क्या होता है? इसमें भी अंडप, अंडाणु में क्या होता है? उसमें अंडप पाया जाता है, ठीक है ना? क्या पाया जाता है? अंडप यानी कि अंडाणु। तो बिना निषेचन के यानी कि ना उसमें युग्मक और अंडाणु आपस में बिल्कुल भी उनका सम्मेलन नहीं होगा, यानी कि अनिषेचित बीजांड, अंडप यानी कि इसी को क्या कहते हैं? आप लोग बोल सकते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं? बीजांड। बीजांड द्वारा अगुणित भ्रूण बीज का विकास होना, अगुणित भ्रूण बीज का विकास होना अनिषेक जनन कहलाता है। जैसे धतूरा आलू जो होता है इसमें अनिषेक जनन पाया जाता है, यानी कि इनकी उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? अनिषेक जनन के द्वारा होती है। दूसरा वाला यहाँ पे प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है? भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? सन 2017 SEL पेपर सेट में पूछा गया है। किस पेपर सेट पूछा गया है? SEL पेपर सेट में पूछा गया है। भ्रूणपोष का विकास
आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? तो उत्तर में क्या लिखेंगे? भ्रूणपोष का विकास इन पौधों में द्विनिषेचन के साथ त्रिसंयुग्मन अर्थात द्वितीय केंद्रक के एक नर युग्मक के साथ संयुक्त होने से होता है। क्लियर है? अगला पे यहाँ पे है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? विपुंसन। जी हाँ, विपुंसन क्या होता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। यहाँ पे मैंने डेट नहीं डाला है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा आप कह सकते पिछले साल के प्रश्नों का निचोड़ है। अरे भैया, जो पिछले साल आए रहते हैं ना, उन्हीं को क्या किया जाता है, बोर्ड में आपके रिपीट किया जाता है, उन्हीं को दोबारा प्रश्न बना दिया जाता है। तो विपुंसन से आप क्या समझते हैं, यानी विपुंसन होता क्या है? तो द्विलिंगी पुष्पों में पराग स्फुटन से पूर्व पुंकेसरों को पृथक करना विपुंसन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? विपुंसन कहलाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग विपुंसन कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? उसको हम लोग विपुंसन का नाम दे देते हैं। तो विपुंसन होता क्या है, आप सीधा बोल दीजिएगा। विपुंसन किसे कहते हैं, आपको सीधा बता देना है कि द्विलिंगी पुष्पों में पराग स्फुटन से पूर्व पुंकेसरों को पृथक करना विपुंसन कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। यहाँ पे क्या है? मोरूला तथा ब्लास्टुला में अंतर लिखिए। 2006 के पेपर शीट में पूछा गया है, मोरूला तथा ब्लास्टुला में अंतर लिखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? युग्मनज के विदलन के फलस्वरूप कोशिकाओं से बनी ठोस गेंद सदृश संरचना मोरूला कहलाती है। सदृश संरचना को क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। तो मोरूला क्या होती है? युग्मनज के विदलन के फलस्वरूप कोशिकाओं से बनी ठोस गेंद सदृश संरचना मोरूला कहलाती है। उसे क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। और ब्लास्टुला क्या होता है? ब्लास्टुला अवस्था में खोखले गेंद सदृश भ्रूण में कोरक गुहा या ब्लास्टोसिल पाई जाती है। ब्लास्टुला में क्या होता है? खोखले गेंद सदृश भ्रूण में कोरक गुहा या ब्लास्टोसिल पाई जाती है। उसे क्या कहते हैं आप लोग? ब्लास्टुला कहते हैं। मोरूला किसे कहते हैं? युग्मनज के विदलन के फलस्वरूप कोशिकाओं से बनी ठोस गेंद सदृश संरचना मोरूला कहलाती है। और ब्लास्टुला क्या होता है? ब्लास्टुला अवस्था में खोखले गेंद सदृश भ्रूण में कोरक गुहा या ब्लास्टोसिल पाई जाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लास्टुला कहते हैं। पांचवा यहाँ पे प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या है यहाँ पे देख लीजिए। पांचवा आपका इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, भ्रूण के मीसोडर्म अस्तर द्वारा विकसित किन्हीं 4 अंगों के नाम लिखिए। एक बात याद रखना, इसका जो पीडीएफ है, क्या होता है इसका? पीडीएफ यानी कि नोट्स आप हमारे एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से और ज्वाइन हो जाइए। उत्तर में क्या लिखेंगे? मीसोडर्म के भ्रूण के मीसोडर्म अस्तर द्वारा विकसित किन्हीं 4 अंगों के आपको नाम लिखना है। तो इनमें विभिन्न अंगों की प्रारंभिक रचनाएं बनती है, जैसे रुधिर, वृक्क, हृदय, जनद, त्वचा की डर्मिस आदि का उद्भव भ्रूणी मीसोडर्म से होता है। तो भ्रूणी मीसोडर्म से क्या होता है? भ्रूणी मीसोडर्म से आपका विभिन्न अंगों की प्रारंभिक रचनाएं बनती है, जैसे रुधिर, वृक्क, हृदय, जनद, त्वचा की डर्मिस आदि उद्भव भ्रूणी मीसोडर्म से होता है। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या है? इंपॉर्टेंट वाला है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 6 है क्या? ये प्रश्न नंबर 6 आपका है क्या? क्योंकि आपका पूछ लिया जाता है आपके बोर्ड में कि चलिए बताइए, आवर्त चक्र से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, 2019 में पूछा गया है कि आवर्त चक्र से आप क्या समझते हैं। आवर्त चक्र यानी कि मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होता क्या है? आवर्त चक्र किसे कहते हैं? तो स्त्री के जनन पथ प्रमुखतः गर्भाशय तथा फैलोपियन नलिका, प्राथमिक जनन अंग अंडाशय तथा हार्मोन स्तर में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को महिवारी अथवा आवर्त चक्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आवर्त चक्र कहा जाता है। तो आवर्त चक्र होता क्या है? जो स्त्री का जनन पथ होता है प्रमुखतः गर्भाशय और फैलोपियन नलिका, प्राथमिक जननांग अंडाशय तथा हार्मोन स्तर में होने वाले जो चक्रीय परिवर्तन होता है, हर महीने होता है, उसे ही माहिवारी अर्थात आवर्त चक्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे है।
प्रश्न नंबर 7 क्या है, उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं का पोषण करती हैं। उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं का पोषण करती हैं। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, सरटोली कोशिकाएं। उसे क्या कहते हैं, सरटोली कोशिकाएं। जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरटोली कोशिकाएं कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 8 क्या है, शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि शुक्राणु जनन क्या होता है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, स्पर्मेटड के चल शुक्राणु यानी कि मोटाइल स्पर्म में कायांतरण को शुक्र जनन या शुक्र कायांतरण कहा जाता है। तो शुक्र कायांतरण या शुक्र जनन होता क्या है, तो स्पर्मेटड के चल शुक्राणु में कायांतरण को ही शुक्राणु जनन या शुक्र कायांतरण कहते हैं। यह शुक्र जनन प्रक्रिया का क्या होता है, एक चरण होता है। इसके बाद एक प्रश्न यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट, एसटीडी का पूरा नाम लिखिए। एसटीडी का पूरा नाम क्या होता है, तो एसटीडी का पूरा नाम हो जाएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि यौन संचारित रोग या रतिज रोग। इसे क्या कहते हैं, यौन संचारित रोग या रतिज रोग कहा जाता है। एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संचारित रोग या रतिज रोग कहते हैं। यह जनन मार्ग संक्रमण यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि आरटीआई भी कहलाता है। तो एसटीडी क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि यौन संचारित रोग या रतिज रोग। यह जनन मार्ग संक्रमण भी कहलाता है। जनन मार्ग संक्रमण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि आरटीआई भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 10 क्या है, काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न नंबर 10 है, उल्बवेधन जांच किसे कहते हैं। उल्बवेधन जांच किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, भ्रूण के लिंग परीक्षण के लिए उल्बवेधन जांच की जाती है। जो भ्रूण का लिंग परीक्षण मतलब ये समझिए, जैसे कोई क्या है, मादा है, क्या है, कोई आपकी मादा है और मादा क्या है आपका, गर्भवती यानी कि गर्भधारण की गई है। तो उसमें पता लगाते हैं उल्बवेधन द्वारा कि वो बच्चा क्या है, लड़का है या फिर क्या है, लड़की है या फिर क्या है, लड़की है। तो मादा जब गर्भवती होती है तो उसका लिंग परीक्षण यानी कि लड़का और लड़की का पता लगाना ही उल्बवेधन कहलाता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, उल्बवेधन कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वाला शब्द है। अगला यहाँ पे प्रश्न उन्होंने पूछा है, प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न ये पूछा है भैया कि एमटीपी क्या है, इसे कब कानूनी मान्यता मिली। एमटीपी क्या है और इसे कब कानूनी मान्यता मिली। तो इसका उत्तर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है, एमटीपी क्या है, तो एमटीपी का पूरा नाम होता है मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन ही एमटीपी कहलाता है। तो एमटीपी का पूरा नाम क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी, सगर्भता का चिकित्सीय समापन ही एमटीपी कहलाता है। भारत सरकार ने इसे वर्ष 1971 में कानूनी मान्यता प्रदान की। इसे कब कानूनी मान्यता दिया, तो 1971 में कानूनी मान्यता प्रदान की। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 है, क्या है, उल्बवेधन का एक धनात्मक तथा ऋणात्मक अनुप्रयोग बताइए। उल्बवेधन का यहाँ पे एक धनात्मक तथा ऋणात्मक अनुप्रयोग बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, धनात्मक अनुप्रयोग यानी पॉजिटिव एप्लीकेशन। तो यह भ्रूण अवस्था में अनुवांशिक रोग की जांच में प्रयुक्त किया जाता है। धनात्मक अनुप्रयोग का हम लोग कहाँ इसका उपयोग करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न है, इसीलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा। यह भ्रूणावस्था में अनुवांशिक रोग की जांच में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे ऋणात्मक अनुप्रयोग, तो यह मादा भ्रूण हत्या यानी कि फीमेल, ठीक है ना, को बढ़ावा देता है। उल्बवेधन क्या होता है, तो उल्बवेधन के द्वारा हम लिंग परीक्षण करते हैं। अभी मैंने बताया ना क्या होता है, लिंग परीक्षण किया जाता है, किसके द्वारा,
उल्बेधन के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि वो लड़का है या फिर वो लड़की, जो बच्चा है वो लड़का है या फिर लड़की है। और लड़की होता है तो आपको पता होता है कि उसको मार दिया जाता है पेट में। तो ये गलत है कहीं ना कहीं, तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्यों, लड़की अगर है तो आप क्यों उसको मार देंगे? तो ये गलत है ना। तो इन्होंने यही पूछा है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां क्या हैं? प्रश्न नंबर 13 क्या है? परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां क्या है? तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पे, पुरुषों में शुक्रवाहिका उच्छेदन यानी कि वैक्सेक्टॉमी तथा स्त्रियों में ट्यूबेक्टॉमी परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां होती हैं। तो पुरुषों में शुक्रवाहिका उच्छेदन वैक्सेक्टॉमी, वैक्सेक्टॉमी को क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका उच्छेदन। याद रखना, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि क्या है? तो शुक्रवाहिका उच्छेदन। किसमें? पुरुषों में। पुरुषों में शुक्रवाहिका उच्छेदन यानी कि वैक्सेक्टॉमी। स्त्रियों में ट्यूबेक्टॉमी। क्या? ट्यूबेक्टॉमी। परिवार नियोजन की क्या है? स्थायी विधियां हैं। क्या हैं? परिवार नियोजन की स्थायी विधियां हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 14, परागकण की परिभाषा लिखिए, यानी सॉरी परागण की परिभाषा लिखिए। परागण क्या होता है? तो उत्तर में क्या लिखेंगे? परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर यानी निकलकर उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को परागण कहते हैं। जो परागकण होते हैं, क्या होते हैं? परागकण होते हैं। ये कहाँ से निकलेंगे? परागकोश से निकलकर कहाँ पहुंचेंगे? उसी प्रजाति पुष्प के वर्तिकाग्र तक। कहाँ तक पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र तक। याद रखना, परागकोश, परागकोश में क्या पाए जाते हैं? आपके पराग कण पाए जाते हैं। और परागकण कहाँ पहुंचेंगे? आपके वर्तिकाग्र तक। कहाँ तक पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र तक। और इसी पूरे प्रोसेस को ही क्या कह लेते हैं हम लोग? इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग परागण कहते हैं। परागण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला स्वपरागण, दूसरा परपरागण। परागण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला स्वपरागण, दूसरा परपरागण। अगला यहाँ पे प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है 15वां। क्या है? 2 जलीय यानी कि जलीय पराग करने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। तो जलीय पराग करने वाले 2 पौधे के नाम क्या क्या है? हाइड्रिला है, वेलिसनेरिया है और जोस्टीला है। ये सभी क्या है? ये सभी आपके जल पराग करने वाले पौधे हैं। तो इसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट 1 से लेकर 4 तक, अध्याय 1 से लेकर 4 तक अति लघुत्तरीय प्रश्नों को मैंने बताया है। इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए। अगर 70 में 70 पक्का करना है तो बिल्कुल मैं आपकी पूरी तैयारी करवाऊंगा। इसका PDF जाके टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल स्टूडेंट।